सो वी विल स्टार्ट द करेंट अफेयर्स क्लास। यहाँ पे जो आज का मेन टॉपिक है, वी विल स्टार्ट विद द सेंटर विड्रॉ नोट फॉर द आई ड्रॉप ओवर द फॉल्स क्लेम। एक बीमारी होती है जब आई का लेंस पे सही से फोकस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए स्पेशल ग्लास लगाना होता है। खासकर वो एज जब बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो पास की चीजें दिखती नहीं है अब जब तक आप ग्लास नहीं लगाए। तो इसी के लिए अभी तक कोई दवा नहीं था। एक कंपनी ने ड्रॉपलेट बनाया है, तो उसको लेके उन्होंने जिस तरीके से क्लेम किया वो फॉल्स थोड़ा सा उसमें लगा, तो गवर्नमेंट ने उसको वापस करवा दिया। ये न्यूज है इसमें। ओके, जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द मदरसा जो होते हैं, जहाँ पे एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन होता है। अभी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक इंस्टीट्यूट है, कमीशन है, उन्होंने कहा कि मदरसा नॉट फिट फॉर द मॉडर्न एजुकेशन। वो इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं, हमें चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ एजुकेट करें, एनसीईआरटी साइंस पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं। और एक तरीके से ये भी है कि जो लोग नॉन इस्लामिक हैं उनके राइट का वायलेशन है ना। आर्टिकल 28 हमने पढ़ा था कि देयर इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसमें ये है कि अगर मैं चाहूँ, मुझसे भी ना पूछे कोई, मुझसे रिलीजियस कोई भी प्रीचिंग या कोई भी चीजें हमसे नहीं करवा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट फंडिंग है या गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन है। तो वो दूसरा वाला है। देन द थर्ड इज द कैबिनेट अप्रूव्ड हेल्थ कवर फॉर द ऑल एज। अभी तक हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना कि क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। आप पूछ रही थी कि क्या क्राइटेरिया है। तो एक क्राइटेरिया ये भी है कि जो 70 ईयर्स से एजेड होंगे उनको अलग से भी दिया जाएगा। उस दिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 5 लाख रुपीज फॉर द पर फैमिली। लेकिन अगर कोई 70 ईयर्स से ज्यादा एजेड है तो उसका अलग से 5 लाख मिलेगा, फैमिली का अलग से मिलेगा। अभी तक तो फैमिली था, लेकिन जब अभी गवर्नमेंट लाई है कि जिनका एज 70 ईयर्स से ज्यादा है उनको पर्सनल बेसिस पे देंगे। क्योंकि आप जब एजेड हो जाते हैं, एक बार और क्लियर करता हूं, नॉर्मल स्कीम ये है कि पर फैमिली 5 लाख रुपीज पर ईयर, ठीक है। लेकिन अगर उस फैमिली में कोई 70 साल से ज्यादा एज का है तो उस आदमी के लिए 5 लाख अलग से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? उसमें पर्सन, उस आदमी को तो मिलेगा ही, जो बाकी लोग हैं उनको भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द सेंटर नोज बैंक टू फंड द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट किसके थ्रू हम ला रहे हैं? क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हमें CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेस कम करना है। और उसका हम क्यों कम करना है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसको रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, और उसके अंडर में इंडिया ने प्लेज किया है, हमने कुछ वादे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए हम ये रिड्यूस कर रहे हैं। और सबसे अच्छा रिड्यूस करने का तरीका है कि जहां से सबसे ज्यादा एमिशन होता है, सबसे ज्यादा एमिशन थर्मल प्लांट से होता है, CO2 एंड अदर मीथेन गैस एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस तो क्लियर है ना क्या होता है, कि वहां पे कैपेसिटी होता है होल्ड करने का हीट, और इससे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके लिए बैंक जब पैसा देंगे, क्योंकि आप जब भी रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करते हैं उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। कोल में क्या है, सिंपल, आप कोल जलाइए, पानी गर्म कीजिए, स्टीम निकलेगा, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर आप रिन्यूएबल में जाते हैं तो उसके लिए सोलर सेल लगाना पड़ेगा, उसके खर्चे ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज द ऑर्गन ऑन द चिप टेक कुड बूस्ट द BIOE3 ऑब्जेक्टिव टू पर्सनलाइज मेडिसिन। तो यहाँ पे है ऑर्गन ऑन द चिप, इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्गन का मतलब हमारा किडनी हुआ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ऑर्गन ऑन द चिप का मतलब जो जिस तरीके से हम लोगों का ऑर्गन फंक्शन करता है ना, हम उसको AI मशीन से, मशीन में हम देखेंगे, मशीन उसको रिप्लिकेट करेगा जिस तरीके से ऑर्गन फंक्शन करता है। तो हमें से अलग से एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान का ऑर्गन नहीं चाहिए। इसमें पैसे बहुत लगते हैं, रिस्क भी होता है। जब हम मशीन ही बना ले तो क्या दिक्कत है? जैसा भी मैं उस दिन बता रहा था ना कि अब आपको लैब में बना हुआ चिकन मिलेगा, तो जिन लोगों को लगता है कि अरे वायलेंस गलत चीज है तो वो नहीं खाते थे, अब खा सकते हैं, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल हो गया ना। जैसे पनीर मिल रहा है, जैसे मशरूम मिल रहा है, वैसे अभी उस तरीके का किडनी नहीं है कि
एकदम रिप्लेस हो जाए, लेकिन किडनी अलग से एक मशीन बनेगा, वो किडनी के जैसे बिहेव करेगा। अगर उसमें आप कोई मेडिसिन डालेंगे, जो इम्पैक्ट किडनी पे आएगा वही उस पे आएगा। तो पहले हमें एनिमल्स या आदमी ह्यूमन बीइंग्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, रिस्क था, पैसे बहुत लगते थे। अब जब मशीन्स आ जाएंगे, रिस्क कम हो गया, उसके बाद पैसे भी कम लगेंगे। एक बार मशीन खरीद लिया, ऐसे हर आदमी को आप हायर करते थे, उसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाते थे, फिर उसको पैसे महीने बेसिस पे देते थे, सेफ्टी का उसका देखते थे, तो ऐसे बहुत खर्च लगते थे। तो इससे ये है कि टाइम भी कम हो गया, जो खर्च एक्सपेरिमेंट का लगता था वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट वर्ल्ड पोलर बियर कैपिटल, कनाडा का एक शहर है जहां पे पोलर बियर का कैपिटल माना जाता था, बहुत ज्यादा दिखते हैं। और वहां पे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस खत्म हो रहा है, पोलर बियर आइस पे ही रहते हैं, तो वो वहां से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो उसके लिए वो रिप्लेस कर रहे हैं, वो अपना उनका मेन जो खर्च आता था, जैसे उनका टोटल जो अर्निंग का स्रोत था, दैट वाज द दिस टूरिज्म, और खासकर पोलर बियर का था। अब खत्म हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। देन वी विल सी दैट द पब्लिक अकाउंट कमिटी होता है जो स्क्रूटनाइज करता है। गवर्नमेंट जितना भी खर्च करता है तो अकाउंटेबिलिटी देनी होती है ना। हम आम जनता को कैसे देते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू देते हैं, और पार्लियामेंट में स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो स्क्रूटनाइज करती है। तो अभी बहुत सालों बाद, 10 सालों में, बीजेपी की गवर्नमेंट मेजोरिटी में थी, डोमिनेंट थी, तो इन सब कमिटीज का वैल्यू चला गया था। लेकिन अब अपोजिशन भी बराबर अपने स्ट्रेंथ से आई है, तो इन सब कमिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पहले कमिटीज टोटल 30 मेंबर होते थे, तो 30 में 20-22 बीजेपी के होते थे। अब ये हो गया काफी करीब हो गया। अब जैसे अगर 25 मेंबर टोटल है तो 13 बीजेपी के हैं, तो 8-9 अपोजिशन के भी हो रहे हैं। तो अब प्रॉपर तरीके से स्क्रूटिनाइज करेंगे कि आपने क्यों खर्च किया। इसमें तो होता है ना, जैसे आप, जैसे मदर और फादर हैं, अगर उनको माना जाए कि गवर्नमेंट है, तो जब आप लोग जाते हैं कुछ खरीदने, तो वो आके पूछते हैं ना कि अरे इतने का लाया, ये तो सस्ते में भी मिल सकता था, मैं एक दिन पूछा था मार्केट में। तो वो सब चीजें अब होगी। इससे क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो वी विल बी स्टडिंग ऑन दैट। वन मैन रूल, इट इज टॉकिंग अबाउट द वेनेजुएला में एक डिक्टेटर टाइप का रूल होने लगा है, तो उसको लेके यहाँ पे एनालिसिस है। वहां पे हम मैप में एलोकेट करेंगे कि वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना, ये सब कहाँ है आसपास के कंट्रीज। एंड देन वी विल सी दैट इंडिया सिकल सेल चैलेंज। सिकल सेल एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड का शेप चेंज हो जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो डिस्क की तरीके से होता है, और उसी में हीमोग्लोबिन से ही जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो पूरे बॉडी में जो फ्लो होता है ऑक्सीजन का, दैट इज थ्रू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अगर शेप चेंज हो गया तो वो फंसने लगता है, नसों के थ्रू बहता है ना। अब नसों में फंसेगा तो उससे क्या होती है कि पेन होता है, रिजिड स्टिफनेस आने लगती है। तो इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। After that, we will see that the tackling the right wing resurgent into the Germany. राइट विंग क्या होता है? राइट विंग एक दिन डिस्कस किए थे, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को लेके फॉलो करते हैं। लेफ्ट एंड राइट डिस्कस किया था ना। लेफ्ट वाले थोड़े से लिबरल होते हैं, थोड़े से वो चेंज के वो लेके प्रो होते हैं, उनको चाहिए कि नए मॉडर्न आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और ड्रास्टिक चेंज की बात करते हैं। और जो राइट विंग होते हैं वो थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो सेंस है कि जैसे ट्रेडिशनल सेंस इंडिया का क्या है, जैसे इंडिया का राइट विंग कहेगा कि जब ट्रेडिशन से कास्ट सिस्टम चला आ रहा है तो चलते आना चाहिए, क्यों खत्म करो। लेफ्ट कहेगा खत्म करो, ठीक है ना। जैसे वो कह रहे हैं कि पेट्रियार्की वाली, तो वो कहेंगे थोड़ी बहुत तो पेट्रियार्की जरूरी है, वरना सिस्टम नहीं चलेगा। घर में खाना बनाने के लिए कोई होना चाहिए, नहीं तो पुरुष कैसे काम करेगा, इस तरीके का थॉट रखेंगे। लेफ्ट वाले कहते हैं कि खाना बनाना है तो पुरुष भी बना ले थोड़ा सा, वो ड्रास्टिक चेंज की बात करते हैं। वो ट्रेडिशन की बात नहीं करते, वो कहेंगे चेंज करो, सब कुछ बराबरी लाओ। थोड़ा सा वो सिस्टम को इगैलिटेरियन देखते हैं, आइडियल पर्सपेक्टिव में, कि सब चीज आइडियलिस्टिक हो जाए, एवरीथिंग शुड बी इन द फेयरनेस, वो उसकी बात करते हैं। तो वहां पे राइट विंग का राइज हो रहा है। अभी तक देखते थे हिटलर राइट विंग से था, हिटलर के बाद इतना ज्यादा वहां पे मास किलिंग हुआ कि लोगों में एक निगेटिविटी भर गई थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम पास हो गया, लोग भूल गए। अब कुछ लोग हैं उसको अच्छा बताना स्टार्ट करेंगे। तो राइट विंग जो ये लोग हैं वो हिटलर का जो नाजी आइडियोलॉजी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। After that, we will see that why did the Brazil Supreme Court suspended X? तो पहले X क्या था? ट्विटर था। अभी क्या है कि जो खासकर
वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले ट्विटर था अब एक्स है। मैंने यही बोला कि कुछ उल्टा बोला? अच्छा, जो भी था। अभी मेरे बोलने का ये था कि इट वाज द ट्विटर, नाउ इट इज द एक्स। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये है कि ब्राजील में एक लेफ्ट विंग की अभी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई है, और ट्विटर है यूएस का है। यूएस ए बिट राइट विंग थोड़ा सा, वहाँ पे है कैपिटलिस्टिक थॉट है, तो वहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं, जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और जो ब्राजील का पुराना गवर्नमेंट था इसके पहले, वो राइट विंग था, तो उसको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो इसको लेके जो अभी की गवर्नमेंट है या अभी की जो जुडिशरी है, वो इनसे थोड़ा सा चिढ़ी रहती है कि आप इस तरीके का पोस्ट मत कीजिए इसको लेके, तो इन्होंने वहां पे बैन कर दिया है। कुछ चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो प्रमोट कर रहे थे, जो अभी की गवर्नमेंट के हाँ के तरफ से नहीं था, मतलब उनके सपोर्ट में नहीं था। आप देखते ही हैं, जब भी जो गवर्नमेंट आती है चाहती है कि मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। थोड़ा भी विरोध में जाएगी तो दे अपोज दैट। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है ना। दीज आर द थिंग दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट न्यूज वी विल स्टार्ट विद कोलकाता में चल रहा है। हॉस्पिटल का नाम है आरजी कार मेडिकल कॉलेज, ये तो कंटिन्यूअसली है। आरजी कार कौन थे? एक वहाँ के ये डॉक्टर थे पहले जो स्टार्टिंग, और वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, सस्ते में दवा करते थे और गरीबों के लिए फ्री छूटते इसी के उन्हीं के नाम पे है। बस इनका बारे में इतना हम जान सकते हैं। अदरवाइज ये तो कंटिन्यूअसली हम देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट और आपस में जो वहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो आपस में क्लैश कर रही है, तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी विल कवर इज दिस कि सेंटर विड्रॉज नॉट फॉर द आई ड्रॉप ओवर द फॉल्स क्लेम। जो बीमारी के लिए ये ड्रॉप थी उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेंस पे फोकस आता है, हम कैसे देखते हैं, चीजें आती हैं लाइट, वो हमारे रेटिना पे जाके बनाती हैं, वो लेंस के कारण बनाती हैं। लेंस में अगर थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है तो वो रेटिना पे एग्जैक्ट नहीं बनता है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। एज के साथ ये बीमारी कॉमन है। तो ये ग्लास लगा के करते थे, जैसे ग्लास लगा रही हैं, इन्होंने कहा ड्रॉप लगा के बिना ग्लास के भी हम कर लेंगे। लेकिन अभी प्रूफ हुआ कि ऐसा नहीं है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इन्होंने एक नहीं होता है बढ़ा चढ़ा के क्लेम करें, तो उसका है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि विड्रॉ करने के लिए। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। न्यू ड्रग एंड द क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। पहले आपको, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई भी आप मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पहले यू हैव टू गो थ्रू द ट्रायल। तो इन्होंने ट्रायल का सारा फेज कंप्लीट किया था, लेकिन बाद में देखा कि मैनिपुलेशन भी तो हो जाता है। आप ट्रायल करते हैं, मैनिपुलेट करके चीजों को दिखाते हैं, ये चीजें आई हैं। ओके, ये एज ग्रुप को होता है, ये बीमारी जो है मैक्सिमम उस लोगों को होता है जो 40 के पार करने लगते हैं। आर यू गेटिंग ना? तो 40 को जब 40 के पहले देयर इज नो सच फियर, ये बीमारी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये चीजें आप नोट की। यस, प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी विल कवर इज, अब सब पॉलिटिकल न्यूज है। ये न्यूज आ रहा है कि मदरसाज अनफिट फॉर द प्रॉपर एजुकेशन। किसने बोला है? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। ठीक है, ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, आपका कभी ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो लोग जाते हैं, और वो, अगर आप गरीब हैं, आप नॉर्मल केसेस नहीं लड़ सकते हैं, तो ये लोग आपके लिए केस लड़ते हैं। या जिसने वायलेट किया, इनके पास इतना पावर होता है कि उस आदमी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कंपनी को ये पेनलाइज करें, उन पे पेनल्टी लगाए, उनको जो भी उनका होता है, दे विल इम्पोज दोज पेनाल्टीज। क्लियर हो रहा है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये एक्ट के थ्रू बना है, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीएजी। सीएजी सबसे सिंपल सी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूट हुआ, कई लोग उसमें फंक्शन कर रहे हैं, कोई हेड होगा, कोई उसका चेयरमैन होगा, यही होता है ना। इसमें भी है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और ये सेपरेट एक्ट के थ्रू बना था। अब इन्होंने पाया है कि जो मदरसाज में है, मदरसाज अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम दे आर फोकसिंग ऑन द इस्लामिक एजुकेशन।
और इस्लामिक एजुकेशन में भी वो इस्लाम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो दैट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गवर्नमेंट के पैसे से आप किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप पैसे फंडिंग ले रहे हैं गवर्नमेंट से और आप प्रमोट कर रहे हैं किसी एक रिलीजन को, तो ये गलत बात है। और उसमें आप जो पढ़ा रहे हैं दैट ऑलवेज शोज दैट द सुपीरियरिटी ऑफ द इस्लाम। यहाँ पे लिखा हुआ है दे ऑलवेज शो द सुपीरियरिटी ऑफ द इस्लाम, कहीं लिखा हुआ है इसमें। ओके तो दैट्स इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो आर्टिकल 28 बात करता है वो साफ साफ बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है और एनीथिंग, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। जैसे होता है ना, आप लोग स्कूल में भी देखते होंगे आपसे प्रार्थना करवाया जाता होगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो तो करवा सकता है जो भी करवाना है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर है, अब वो प्राइवेट है तो वो 50 तरीके के प्रार्थना करवाते हैं, वो भोजन मंत्र भी करवाते हैं, वो सुबह उठ के वंदना करवाएंगे। लेकिन कहीं भी गवर्नमेंट वाला स्कूल है और वहाँ गवर्नमेंट फंडिंग है, वो नहीं करवा सकते, आप साफ साफ मना कर सकते हैं। वहाँ फ्रीडम है, जब तक आपसे पूछ के ही करवाया जा सकता है, इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल 28। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए, ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार 28 देख ही लेते हैं ना, याद रहेगा तब। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। साफ साफ लिखा है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, दिख रहा है। यहां तक इन्होंने कहा है कि अगर कभी दे भी रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द आइदर द स्टूडेंट, अगर वो उसका एज छोटा है तो उसके पेरेंट्स से वो परमिशन लेके ही कर सकते हैं। क्लियर हो रही है चीजें। बिसाइड दैट इन्होंने ये भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो कुछ हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी है, जैसे दारुल उलम देवबंद, इस तरीके के आइडियोलॉजी है, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और इससे क्या है होता है कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम थॉट डेवलप होता है। जैसे नहीं होता है कि इस्लाम का जो फतवा होता है ये सब जारी करने वाली चीजें, और ये सब चीजें नहीं होती। आप देखिए फतवा में ये 2,50,000 फतवा जारी किए हैं। ओके ये मदरसा से फतवा जारी किया है। तो कहीं ना कहीं यू कैन नॉट डू दिस थिंग फ्रॉम द ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक बैलेंस होना चाहिए। आप ठीक है एजुकेशन देख रहे हैं, एजुकेशन भी आपका फिलोसफिकल ग्राउंड पे होना चाहिए ना, कि ये है, ये सही है कि नहीं है, इस पे डिबेट होना चाहिए। लेकिन इस तरीके के मदरसा में होता है कि वो प्रमोट करने के लिए होता है। जैसे होता है ना कि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं जो इस्लाम में लिखा है, और जो चीजें हैं उसको जस्टिफाई करवाते हैं। एक होता है ना, आप जैसा यहाँ पे भी हम लोग रिलीजन को कई बार डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके हर पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बदलना चाहिए। लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक द मदरसा है, वहां पे दे मतलब एकदम होता है ना कि एकदम उसके प्रति श्रद्धा भाव से ही पढ़ाते हैं कि कुछ गलत ना निकल जाए। दैट इज नॉट गुड फॉर द एनी सोसाइटी। कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल व्यू होना चाहिए। ओके यहाँ पे कुरान को एकदम यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं कुरान को, एंड जो इनका सरिया है उसको आप इम्पोज करवाना चाहते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि कई स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इन मदरसाज में अदर रिलीजियस स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। क्योंकि किसी किसी होता है कि डोमिनेटिंग बाय द इस्लामिक मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पे कुछ हिंदूज हैं वो भी मदरसा में ही जाएंगे, या सिख्स हैं वो भी मदरसा में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं उनके राइट का वायलेशन हो रहा है। क्लियर हो रही है सब चीजें। आर्टिकल 28 इंपॉर्टेंट है। 25 से 28 किस बात की बात करता है? फंडामेंटल राइट्स है। क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपका जो आजादी है कि आप कोई भी धर्म अपना सके और नहीं अपना सके, सबकी आजादी है। आप व्हाट हाँ या धर्म की स्वतंत्रता का आधार है 25 से 28। आर्टिकल 25 टू 28 दे आर द फंडामेंटल राइट्स। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये समझ में आ गया ना कि क्या है कैसा है। ये डिबेट चल रहा है, इसको हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो एकदम मना कर दिया था, बंद करने की बात किया था। फिर इसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि आप मदरसा को ही नहीं बंद कीजिए, उसमें रिफॉर्म लेके आइए। जैसे यहाँ पे कुछ अगर गलत पढ़ाया जा रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा ना कि पूरे इंस्टीट्यूट को बंद करने के बजाय आप हमसे ये कंसल्ट कीजिए कि ये चीज आपका गलत है, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। मदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि ऑलरेडी नंबर ऑफ स्कूल्स कम है,
मदरसा में कुछ नहीं होने से कुछ तो पढ़ा रहे हैं, लिखना उखना तो आ रहा है, लिटरेसी कैसे आएगी? अगर आप बंद कर देंगे तो या तो उतने स्कूल खोल लीजिए, स्कूल तो है नहीं, तो स्कूल्स के आप मदरसा को बंद मत कीजिए, उसमें रिफॉर्म लाइए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर जगह नहीं अवेलेबल है ना। मानिए नंबर ऑफ स्कूल्स की जो जरूरत है, हमें नंबर ऑफ स्कूल्स और हॉस्पिटल की जरूरत है, अगर 100 है तो वो है 50, तो जो मदरसा मदरसा उसको ऐड कर रहे हैं ना। जैसे आप मानिए कि हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और कोई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई कोई क्वेक है। आप उस दिन बताई थी क्या बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। तो आप एकदम बंद कर देंगे क्वेक को तो भी आप गांव में चले जाइए, कहाँ हॉस्पिटल मिलता है? क्वेक ही काम आते हैं, कुछ नहीं तो थोड़ा तो बचा देता है ना, मरने के पहले थोड़ा तो दवा दे देता है कि आप चले जाइए, आज गेटिंग ना, थोड़ा तो रिलीफ करता है। तो इसीलिए इस पे भी बहुत डिबेट चलता है कि एकदम बंद कर देना चाहिए। तो ये है कि जब तक आप हॉस्पिटल, हम्म 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 रिएक्ट करा होगा उसका साइड इफेक्ट। तो साइड यही है ना क्विक का जो निगेटिव, अगर उनको पता नहीं होता है साइड इफेक्ट तो वो ऐसे कंडीशन में दे देते हैं। लेकिन क्विक का ये भी है कि गलत इफेक्ट भी है, जैसे ये कह रही हैं, वैसे वो कई केसेज हैं। लेकिन नॉर्मल केस में एकदम बंद करने से अच्छा, लेकिन नॉर्मल आपको बुखार उखार लग रहा है तो आप जाते हैं, 2 दवा दे दिया या कुछ भी हुआ, तो वो छोटे मोटे दवा के लिए आपको रिलीफ दे देता है। वरना लोगों को 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हॉस्पिटल में। जो ब्लॉक का भी हॉस्पिटल है कई बार 12-14 किलोमीटर दूर होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको तुरंत तुरंत बस और इसकी सुविधाएं हैं। बस किसी किसी गांव में पूरे दिन में 1-2 बस की सुविधा होती है। तो ऐसे में यही डिबेट चलता है कि आप 100% बंद करने से अच्छा है कि धीरे धीरे हॉस्पिटल बढ़ाइए, अपने आप ही बंद हो जाएंगे। क्विक क्यों है? हुँ? बच्चे ही नहीं है। हम्म हम्म तो मदरसा, और उसमें यह है कि देखिए मदरसा के पीछे एक गाइड, कम्युनिटी गाइड करती है, तो वहां पे मौलवी को जाना पड़ता है, या मौलवी का एक कहीं ना कहीं उसका एक कनेक्शन रहता है कम्युनिटी से। लेकिन गवर्नमेंट, हाँ, हम्म बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उनको साइंस के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा कि वो आपका, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाने जा ही नहीं रहा है, स्टूडेंट जा ही नहीं रहे, तो जब वहां पे नहीं जा रहे हैं, जीरो से अच्छा है कि दो। आप, हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 होना चाहिए, यही बात कर रहे हैं ना कि साइंटिफिक एजुकेशन भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अगर ये नहीं है कुछ, बस कोई रिलीजियस बुक ही पढ़ा रहा है, तो एटलीस्ट क ख ग ABCD तो पढ़ा रहा होगा ना, 1 to 10 तक पढ़ा रहा होगा ना। ये क्यों खराब करें? अगर हम बंद कर दें, या तो जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वहां पे प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन है, लेकिन उसको तो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट इतना तो आके देखती नहीं है, वो किसी के तरफ अकाउंटेबल नहीं है, तो वो पढ़ा ही नहीं रहा है। अब मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी आजकल चीजों को घूम के देख रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे वी आर वर्किंग, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। मैं अपने वहाँ हम लोग एक NGO चला रहे हैं, नियर अबाउट 6 लोगों को रखा है, और वहाँ पे कुछ नहीं तो 300 बच्चे पढ़ रहे हैं ऑन द फ्री ऑफ द कॉस्ट। वहाँ पे कुशीनगर का हमारा जो एक एरिया है वहाँ पे वी आर वर्किंग। तो वहाँ पे ये है कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे जा ही नहीं रहे। हमने बोला कि ठीक है, जो सबसे उस बाढ़ पीड़ित एरिया है एक, वहाँ पे मैक्सिमम जो मेल मेंबर है उनका डेथ हो चुका है, जो फीमेल है दे आर द सिंगल, उनके पास नहीं है, वो खेत वोत में काम करती हैं, तो दे डोंट हैव मनी टू पे फॉर द ट्यूशन, तो उनके लिए 300-400 भी बहुत बड़ी चीज है। तो हमने कहा कि ठीक है, वी विल बी प्रोवाइडिंग फ्यू टीचर्स, वो आपके मोहल्ले में आके पढ़ा देगा। तो वहां पे बच्चे आ रहे हैं। पहले लोग कहते थे अरे बच्चे ही नहीं जा रहे, आप स्कूल में टीचर भेजिएगा तब तो बच्चे जाएंगे। मेरे, हम लोग भेजते हैं 5-6 लोगों को, वो तो बच्चे सुबह ही आ जाते हैं, 5 बजे वो लोग जाते हैं पढ़ाने। तो वहां पे अगर टीचर आएगा तो कुछ तो पढ़ रहे हैं। आज जो गेटिंग ना, मदरसा की जो बात है, एकदम 100% आप बंद कर देंगे तो चीजें नहीं होंगी। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का 50,000 आता है सैलरी, नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उनको 4,000 5,000 दे रहे हैं जिसको हमने रखा है।
लेकिन वो जाते हैं क्योंकि हम वहां पे गाइड करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमारे पास कॉल आता है, हम उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं गए, यहाँ पे हमने बोला था जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी है ना, हम 5,000 दे के भी अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं, दे आर टेकिंग द क्लासेज ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट 50,000 दे के भी नहीं चला रही है, तो क्या फायदा। तो यहाँ पे मदरसा में अकाउंटेबिलिटी है, मौलवी का जो है कनेक्शन है सोसाइटी से, उनके लोगों से कहीं ना कहीं, और वो अकाउंटेबल है, इज्जत ही नहीं करेंगे अगर वो नहीं करेंगे तो, और उनका पूरा ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट का क्या है, वो तो गवर्नमेंट का टीचर बाहर से आ रहा है, उसको क्या लेना है, उसको पैसे कैसे भी मिल जाएगा, उसको फाइल मेंटेन करना है, इधर उधर पैसे खिलाना है, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो मदरसा एकदम 100% बंद करने से, ये डिबेटेबल है ना, कि अभी तो ऐसे किसी से पूछे आम जनता से, वो कहेगा बंद कर दो, लेकिन एक जब आप उसे बताइए कि भाई बंद कर देने पे तो जीरो हो जाएगा ना, वो जो जाके कुछ तो सीख रहा है, वो ये क्या होता है जो उनमें पढ़ा जाता है, उनका जो ये 5 टाइम पढ़ते हैं नमाज, कम से कम नमाज पढ़ना तो सिखा रहे हैं, वो भी तो एक तरीके का एजुकेशन ही है, कुछ वर्ड वो सीखते होंगे। कुरान ही पढ़ा रहे हैं पर कुरान के कम से कम उर्दू उर्दू तो सीख रहे हैं, जीरो से थोड़ा तो आगे बढ़ रहा है। अगर आप मदरसा बंद कर देंगे तो फिर वापस जीरो पे चला जाएगा ना, फिर वो लड़का जाके फालतू का गांव में इधर उधर कुछ कुछ फालतू चीजों में इन्वॉल्व होगा, कभी 3 घंटा 4 घंटा जाके कुछ तो पढ़ रहा है, दैट इज द मेन थिंग। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैन मत कीजिए, आप उसको रिफॉर्म कीजिए, आप बताइए कि ये बुक चलाना है, इस ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, इतना आप मेंटेन रखिए, दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रही है ये चीजें, क्या डिबेट है, क्यों है। तो हमारा जानना है ना, हमें बैलेंस आंसर लिखना है, तो यू शुड नो एवरीथिंग। अभी तो आपका, आपको क्या लगता है विनय, अब क्या लग रहा है, बैन करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए ना, वही रिफॉर्म की जरूरत है, वही है। अगर ऐसे देखें तो हम ब्लैंक किसी का आंसर नहीं दे सकते, वी शुड हैव द बैलेंस व्यू ऑन ईच ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक स्कीम, जैसे पहले हम आयुष्मान भारत में केवल एक फैमिली पे 5 लाख देते थे, अभी हमने कहा है कि जो 70 साल के हैं उनको हम अलग से देंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीजें, ये हमने इंक्रीज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब भी आपका पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछेगा कि कौन एलिजिबल है। उस दिन और डिस्कस कर रहे थे, बीपीएल तो है ही है, बीपीएल के सिवा भी सोशियो इकोनॉमिक जो हमने सेंसस कराया था 2011 में, उसको लेके बहुत कुछ है, कि जैसे अगर किसी फैमिली में केवल फीमेल मेंबर है तो वहां पे आयुष्मान कार्ड बनेगा, जैसे फीमेल मेंबर है, फीमेल हेड है, वहां पे बनेगा। और एक और भी क्राइटेरिया है कि जिसका कच्चा मकान है वो उसका बनेगा, जिसके घर में कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उसका बनेगा। तो ये सब क्राइटेरिया है, एक दिन हमने उसको अपने नोट्स में दिया भी था, शायद आप लोग पढ़े होंगे, तो यू वुड हैव फाइंड ऑल दिस थिंग। 2-3 दिन पहले के नोट्स में आई मेंशन ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द सेंटर टू नज बैंक टू फंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि हम चेंज लाना चाहते हैं, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कि हम कोयला जला के उससे स्टीम बनाते हैं, पानी गर्म करके स्टीम काफी तेजी से फ्लो कराते हैं और वो जाके टरबाइन को खूब तेजी से घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही जनरेट होती है, यही मेन वे है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें जब कोयला जलाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस निकलेंगे, और मैक्सिमम उसके जो गैस होते हैं दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग गैस, वो जाके हीट एनर्जी को कंजर्व करते हैं और ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो इससे अच्छा हम क्या है कि डायरेक्ट हम विंड एनर्जी का यूज करें, कि डायरेक्ट आप बड़े बड़े फैन लगाएं और वो घूमे और अपने आप टरबाइन उसमें लगा रहेगा, अंदर टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। वैसे ही आप फोटोवोल्टेइक सेल लगाएंगे, फोटोवोल्टेइक सेल जब सन रेज गिरेगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और इलेक्ट्रॉन दूसरे उसमें ऑर्बिट में कूदेगा, जब ऑर्बिट में कूदेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये नॉर्मल फिजिक्स है, क्लास 9 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो एक ये तरीका है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए आपको एनर्जी देना होगा, और वो एनर्जी एक प्रॉपर क्वांटिटी में देना होता है ना, कि आप किसी का कुछ तैयार करना है तो एक होता है ना, आप इतने धीमे आंच पे बनाते होंगे या इतने पे बनाते होंगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी लगती होगी। वैसे ही डिफरेंट मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्लास 9th-10th में पढ़ा होगा कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स होते हैं, यही है ना कॉन्सेप्ट।
यहाँ पे क्या होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए क्या होगा, अगर ये निकल के यहाँ से कूद के यहाँ जाए तो फ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं, एनर्जी भी निकलती है। दो चीजें होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तभी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नॉर्मल बहुत बेसिक से ही है, बेसिक से ये समझ में आ रहा है, सबने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी से प्रोड्यूस होगी। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग। तो आपको पर्टिकुलर मेटल चाहिए होंगे ना, तो सोलर सेल में जो मेटल चाहिए होते हैं वो इंडिया में नहीं होते हैं, वो हमें बाहर से लाने होते हैं। उसको क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल मेटल्स कहते हैं। कई दिन हमने पढ़ा ये सब चीजें। इंडिया में पहला क्रिटिकल मेटल्स का जो हमने कोल इंडिया को दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है। एक दिन और हमने अभी हाल ही में ये क्लास में पढ़ा, याद है कुछ कि नहीं? यू शुड कीप रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे जब हमें मेटल्स बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं तो खर्च ज्यादा आएगा। खर्च ज्यादा आएगा तो हमें इनिशियली ज्यादा पैसे की लागत होगी। कोई भी अगर हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बैंक ही देगा। बैंक देते नहीं है। बैंक को लगता है कि कोल से जो प्रोड्यूस होगा वो 3 रुपए पर यूनिट बेचेगा, और अगर इससे हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो 7 रुपए यूनिट बेचेगा। तो 7 रुपए वाला यूनिट कोई थोड़ी खरीदेगा। तो उनको लगता है कि बैंक को अगर ये पैसा फंस गया फिर वापस नहीं आएगा, तो जल्दी वो देते नहीं है। तो गवर्नमेंट वही बैंक को पुश कर रही है कि आप जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको आप दीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का एम है, वी वांट टू अचीव सम ऑफ द कमिटमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमने कमिटमेंट करा है, हमने ही नहीं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी कंट्री हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्री, उनका कमिटमेंट है। जैसे इंडिया का कमिटमेंट है, 4 कमिटमेंट मेन है। पहला क्या है कि हम CO2 कम करेंगे। ओके, पहला है रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी, मतलब जो हम ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम करेंगे। किस लेवल पे कम करेंगे? 33 to 35%। और किसका हम लोगों ने बेस ईयर लिया है? 2050 में जो हम एमिट करते थे CO2, उससे हम 30-35% नीचे लाके हम उस पे अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे। क्लियर हो रही है? और कब तक अचीव करेंगे? 2030 तक। दूसरा एम है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे। अगर 100 यूनिट टोटल अपने इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो 40 यूनिट वो कहां से आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी। और ये कब तक हम अचीव करेंगे? अगेन इट इज बाय द 2030। पेरिस एग्रीमेंट में जितने भी चीजें हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं। तीसरा है कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। व्हाट इज मीन बाय द कार्बन सिंक? कार्बन सिंक का मतलब, जो सिंक का क्या होता है? सोखता है। सिंक का मतलब यही होता है ना, सिंक आपके किचन में होता है ना, सिंक पानी जब हम धोते हैं तो उस सिंक के अंदर जाता है, उसे ही सिंक कहते हैं। कार्बन सिंक ये होता है कि आप ऐसा कोई भी चीज लगाएं जो CO2 को खींचता है। सबसे ज्यादा CO2 का कौन यूज करता है? पेड़ पौधे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो हमने वादा किया है कि वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एरिया, जो फॉरेस्ट है उसको हम इंक्रीज करेंगे, और वो इतना ज्यादा कैपेसिटी में लाएंगे कि 2.5 से 3 बिलियन ऑफ द CO2 के बराबर वो सिंक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? जो लास्ट है वो हम कह रहे हैं एडॉप्शन एंड द क्लाइमेट रिजिलियंस। एडॉप्शन का मतलब ऐसी चीजें हम करेंगे जिससे CO2 कम से कम एमिट हो। जैसे क्या कर सकते हैं? कुछ एग्जांपल बताइए। सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं, खाना हम चूल्हे की जगह पे जाके अपने छत पे बना लें। दूसरी चीज ये वो हो सकती है कि आप भगोने में चावल बनाने से अच्छा कुकर में बना लें। जब जितना गैस कम लगेगा, जितनी एनर्जी कम लगेगी, ओवरऑल CO2 कम लगेगा। जितनी आप इफिशियंसी, सिंपल सिंपल चीजें। एडॉप्शन का मतलब जैसे होता है कि आपकी बिल्डिंग का जो कोड ऐसा होना चाहिए, जैसे आप जो एक पुराने जमाने में लाइट आती थी, 100 वाट का आता था, पीला पीला जलता था, याद है ना? अब आप 5 वाट में आप इतना तेज जला लेते हैं, 5 से 8 वाट में, तो आप ये जलाइए। तो एडॉप्शन कर रहे हैं ना। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्लाइमेट जिस तरीके से बदल रही है, आप भी चीजों को उसके अनुसार अपना हैबिट बदल रहे हैं। अपने जैसे होता है कि एनिमल हस्बेंड्री, उसमें मीथेन गैस बहुत ज्यादा एमिट होता है, क्योंकि जो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जितने भी उनकी प्रक्रिया है जो डाइजेशन का, उसके थ्रू वो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। मीथेन गैस भी एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है। तो जैसे आप जब राइस का कल्टीवेशन करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा मीथेन गैस निकलता है। तो आप कल्टीवेशन को राइस की जगह पे आप सीरियल्स लाइए, कोई और चीजें, या आप जौ बाजरा ला सकते हैं। जौ बाजरा काफी इफेक्टिव है, उसमें पानी भी कम लगता है। पानी कम लगेगा तो आपको पंप कम चलाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कनेक्टेड है चीजें,
एडाप्टेशन का मतलब आप चीजों को अपना लाइफ स्टाइल ऐसे कर लीजिए कि ओवरऑल जो नीड फॉर द CO2 है वो कम हो जाए। तो चार चीजें याद हो गई। पहली चीज क्या है? रिडक्शन ऑफ द डायरेक्ट CO2 को कम करेंगे। दूसरा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। तीसरा है कि वी विल इंक्रीज द कार्बन सिंक, सिंपल सी बात है, उसके लिए हम फॉरेस्ट एरिया बढ़ाएंगे। और चौथी चीजें हैं कि एडाप्टेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम एम कर रहे हैं, 17 एरिया 17 गोल्स है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ये एक एक गोल्स आपको याद होना चाहिए। पीसीएस में हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सस्टेनेबल गोल से। वो पूछ देंगे सस्टेनेबल गोल नंबर 14 क्या है। तो ये अपने आप लोग एक अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, जहां पे भी है स्क्रीन पे लगा के रखिए। रोज एक दो को देखा कीजिए। ये 17 याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हर जैसे आंसर राइटिंग में भी आप जब भी आंसर लिखेंगे कंक्लूजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। व्हाट पूछ देंगे कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल नंबर 12 क्या है, तो ये चार ऑप्शन दे देंगे, याद रहेगा तभी तो करेंगे। लास्ट ईयर भी पूछा है 2-3, हर साल 1-2 कम से कम पूछ रहे हैं और बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपको आई विल प्रोवाइड दिस, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा आज। Next important news that we are going to cover is the organ on the chip take could boost the Bio E3 policy of the government. गवर्नमेंट अभी लेके आ रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमने अप्रूव किया है, बायो E3। अब बायो E3 क्या है? दिस इज द ए पॉलिसी थ्रू वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द जो रियल एनिमल का यूज करते थे उसके जगह पे हम AI का यूज करेंगे। व्हाट इज द AI? बायो AI हब और द बायो फाउंड्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे हम क्या होगा कि जैसे कोई भी आप ड्रग बनाते हैं तो पहले स्टेज पे होता है कि आप एनिमल पे टेस्ट करते हैं, एनिमल पे 1 साल टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। फिर धीरे धीरे उस ड्रग का या उस वैक्सीन का लो इंटेंसिटी आप लोगों पे, कुछ लोगों को आप हायर करते हैं और उस पे चेक करते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 3-3 साल 4-4 साल चलता है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट किसी किसी चीज का होता है, कोई कोई ड्रग होता है आपको तुरंत लगेगा कि सब कुछ सही हो गया, 2 साल बाद उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि अभी वैक्सीन हम दे रहे थे कोविड का, अभी क्लॉटिंग हो रही है क्योंकि हमने सही तरीके से ट्रायल नहीं किया। अब दिक्कत ये होती है, ये ट्रेडिशनल मेथड है क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों पे ही करना था। लेकिन अब ये है कि इस प्रोसेस में जब आप एनिमल पे करते हैं तो इतना ज्यादा आप एनिमल खरीदिए, फिर उनके लिए आप पूरा जगह बनाइए, फिर उस माहौल में आप पूरी चीजों को मेंटेन कीजिए, तो बहुत करोड़ों में खर्च आ जाते थे। और कई बार होता था एनिमल पे सक्सेसफुल हो गया लेकिन वो आदमी पे जाके इम्पैक्टफुल नहीं है, वो पूरे पैसे डूब जाते थे। तो अब ये हो गया कि चिप पे हम पहले ही आदमी पे कितना इम्पैक्ट करेगा उसको ही जान ले रहे हैं, तो ओवरऑल जो पैसे लगते थे वो घटेंगे, ऑर्गन ऑन द चिप। दूसरी चीजें हैं कि जो ड्यूरेशन था, पहले जो मेडिसिन या ड्रग बनाने में 10-10 साल लगते थे, 5-5 साल लगते थे, मिनिमम 3 साल तो लगता ही था, अब हम घटा के 6 महीने में बना लेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि टीवी का जो कंटिन्यूसली हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी हम BIOLM ये वाला लाए थे ना, तो BAPLM, ठीक है, 4 हम लोगों ने मेडिसिन पढ़ा था। ऐसे में ओवरऑल ये नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो रिड्यूस कर देगा। सेकंड, जो हमारा लागत था, जो खर्च थे वो कम कर देगा, तो ओवरऑल आम जनता पे भी कम ही आएगा। जब मैं एक कंपनी हूँ, जब मैं मेडिसिन को डेवलप करने में 10 करोड़ लगा रहा हूँ, 10 करोड़ की जगह पे 1 करोड़ लगा रहा हूँ, तो वो जो मेडिसिन में वो सब ऐड करूंगा ना, जब मेडिसिन मैं बना के बेचूंगा तो वो कितना प्राइस होगा, वो सब कुछ खर्च इनिशियल स्टेज का भी ऐड होता है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वो भी डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये आप लोग लिख लीजिए, ऑर्गन ऑन द चिप। व्हाट इज दिस? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वी आर मेकिंग द ट्रायल ऑन द, यहां पे लिखा है कहीं पे, इसमें है वो डिफाइन किया है एग्जैक्ट। ओवरऑल इसका मतलब यही हुआ कि बाय द व्हाट, अच्छा यहाँ पे ऑर्गन ऑन द चिप आर डिवाइस डिजाइन टू रिक्रिएट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स।
जैसे है कि आपका किडनी चिप्स के थ्रू बना लेंगे, आपका लंग बना लेंगे, आपका जो डिफरेंट पार्ट्स है जो भी है दे विल मेकिंग दैट। इवन कि आपका एक ही चिप में आपके 4-5 बॉडी के पार्ट वो बना सकते हैं। क्लियर हो रही है ना, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना। मानिए आपका कोई ड्रग है जो लंग से रिलेटेड है, तो वो सिर्फ ऑर्गन लंग पे टेस्ट करके बता देंगे कि लंग पे क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। जैसे होता है ना, डोज का भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना मिलीग्राम लगाना है, कितने 2 टाइम का है, 3 टाइप का है, ऑल दैट थिंग इज एक्सपेरिमेंटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज एसोसिएटेड विद द पोलर बियर, और अगेन चोर्चिल है, ये जगह का नाम है कनाडा में, और जो प्रोविंस है, द प्रोविंस नेम इज द विनिपेग। ठीक है, एक बार आप लोग मैप खोलिए, मैप में लोकेट करते हैं कहाँ पे ये जगह है। ये कनाडा है, कनाडा का ये वाला स्टेट है, और ये हडसन बे से कनेक्टेड है। हडसन बे देख लिया, ऊपर है आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन ऑल वाज फिल अप विद द आइस। अभी हम धीरे धीरे वहां पे भी हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। यहाँ पे भी आप देखते थे कि अक्टूबर से ही, जब उनके मैक्सिमम कनाडा में है मैक्सिमम टाइम ईयर्स का, वो आइस क्लाउडेड रहता है, पूरा आइस से भरा रहता है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो एरिया है, ये अब धीरे धीरे आइस का जो रीच है वो ऊपर उठते जा रहा है। जहाँ पे नॉर्मल आइस मिलते थे, पोलर बियर मिलते थे, इस एरिया में अब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ के लोग धीरे धीरे अपना जो लाइवलीहुड था उसको चेंज कर रहे हैं। पहले वहाँ के एरिया का मेन जो था वो टूरिज्म था, लेकिन धीरे धीरे अभी ये हटा के और भी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल यही है। हडसन बे आपको याद होना चाहिए, हडसन बे कहाँ कनेक्टेड है वो आप जानिए मैप में। और यहाँ पे पोलर बियर पहले पाए जाते थे, अभी भी हैं, लेकिन उनका नंबर्स ग्रेजुअली काफी तेजी से डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर, यहाँ बांग्लादेश का है। बांग्लादेश मैक्सिमम हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि क्या है, कई क्लास ली है। आप लोग बता दीजिए क्या क्या क्यों हुआ वहां पे, व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिबेल। कई दिन पढ़े हैं हम लोग, कुछ बताइए। पहली बात तो शेख हसीना भाग के इंडिया आ गई, सबसे पहला तो सिंपल न्यूज है, ये सबको पता होगा। क्यों भाग के आई? क्योंकि वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, सिंपल चीज है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था? रिजर्वेशन को लेकर चल रहा था कि वहां पे जब उनकी आजादी हुई थी, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। पाकिस्तान पहले दो पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश है। वहां पे जब इनका लड़ाई चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, वो जो उन्होंने उर्दू इम्पोज किया था, यहाँ बंगाली बोली जाती थी। तो जो बंगाली मेजोरिटी थी, इन्होंने अंडर द मुजबीर रहमान, जो अभी शेख हसीना के पिताजी थे, उनके अंडर में रिवोल्ट किया था। फिर इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, हमने हरा दिया था, और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर जो आज तक का वर्ल्ड में हुआ है, वो बांग्लादेश वाले इस वाले वार में हुआ था, ये क्लियर होना चाहिए। उससे ज्यादा एक बार में वो भी टेलीकास्ट किया गया था, टीवी पे ये सब चीजें आई थी। ओके, तो ये सब फैक्चुअल चीजें हुई वहां पे। उसके बाद जब उनको आजादी मिल गई, तो जो जो लोग पार्टिसिपेट किए थे बंगाल के फॉर्मेशन में, जो रिवोल्यूशन हुआ था, उनको फ्रीडम फाइटर के नाम पे हमने वहां पे रिजर्वेशन दे के रखा था। उस रिजर्वेशन का जो स्टूडेंट थे, अब बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो उनको लगा कि ये रिजर्वेशन ही मेन रीजन है, ओवरऑल जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है, ओवरऑल आप हटा भी दीजिए तो नहीं है। तो लोगों को यही लगता है ना, एक तुरंत का कुछ दोस्त आप आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कोई चीजें मिलनी चाहिए। उनको लगा कि ये रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन हटाने की मांग हुई। शेख हसीना ने हटा भी लिया था, लेकिन वहां का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कुछ उसमें केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इम्पोज कर दिया, शेख हसीना ने फिर से इसको इम्पोज कर दिया। हाँ, जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड रिजर्वेशन था, पहले प्रोटेस्ट हुआ, किसी के कारण हो रहा है, तो वहां पे जो फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन था, ऐसा माना जा रहा था कि जो शेख हसीना का पार्टी है, अवामी लीग, अवामी लीग को फायदा हो रहा है, क्योंकि अवामी लीग ही लड़ी थी फ्रीडम फाइटर। जैसे होता है ना कि जैसे आप इंडिया में आप देने लगे स्टार्टिंग में, प्रोटेस्ट इस बात का हो रहा था कि आप रिजर्वेशन कितना देंगे। आईएएस का सीट कितना आता है? 1000 आता है। रिजर्वेशन आप कितना दे देंगे किसी कम्युनिटी को? ओबीसी को रिजर्वेशन आपने मानिए 50% भी दे दिया, 400 दिया। ओबीसी का जनसंख्या कितना है?
ओवरऑल हम लोग 1,140 करोड़ जनसंख्या है। ओबीसी अगर ऐसे भी मान ले 50% तो 70 करोड़ है। तो 400 अगर रिजर्वेशन दे भी दिया, 70 करोड़ को फुलफिल कर दे रहा है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी 70 करोड़ है। रिजर्वेशन डजंट मैटर, रिजर्वेशन तो बहुत होता है ओवरऑल। अगर जॉब क्रिएट हो तो रिजर्वेशन हो या ना हो, रिजर्वेशन डिस्प्रपोर्शनेट तो देते नहीं है, वो तो हमेशा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट ही देते हैं। तो वहां पे ये इश्यू है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो आपको जो रिसेंटली दिखता है उससे ही आप मुद्दा बना लेते हैं। अब करोड़ों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट जॉब कितना होगा? अधिक से अधिक 50,000 जॉब होगा। 50,000 जॉब में रिजर्वेशन मानता हूं उनका 25,000 होगा, 30% वैसे रिजर्वेशन था। तो लेकिन तो डिमांड है इंडिया में हर साल जो यूथ मार्केट में आ रहे हैं, 2 करोड़ लोग मार्केट में आ रहे हैं जिन्हें जॉब चाहिए हर साल। होता है ना कि अभी मैं बच्चा था, मैं हो गया कि मुझे चाहिए, मुझे अब जॉब चाहिए ताकि मुझे भी शादी हो गई, मुझे भी खर्च चलाना है। 2 करोड़ आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कितना क्रिएट होता है? मानता हूँ 10 लाख होता है। एक बहुत ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ, सब पुलिस ये आर्मी सब ऐड कर ले, वो भी उतना नहीं है। अब पर साल अभी रिक्रूटमेंट 40,000 भी निकालते हैं तो पूरा पेपर में छपता है, फिर उसका एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, उसी में 5 साल लग जाते हैं। और उसी, हाँ, तो वही तो 40,000 को दिखाने के लिए आप 5 साल तक उसको घुमाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो वो लोगों को गुस्सा दिखाने के लिए जॉब नहीं है, लेकिन उनको लगेगा कि रिजर्वेशन ही है। तो वो रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो पहले आवामी लीग ने हटा दिया था, फिर ये केस वहां के हाई सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इम्पोज कर दिया। तो इसको लेके वहां पे फिर से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। वहां तक कि होता है ना, अब प्रोटेस्ट जब आवामी लीग मान भी गई कि ठीक है रिजर्वेशन हटा देते हैं, तो प्रोटेस्ट शांत नहीं हुआ। प्रोटेस्ट ये कह रहा था कि आपने जो अत्याचार किए हैं पिछले प्रोटेस्ट पे जो हो रहा है, अब आप रिजाइन दीजिए। होता है ना कि ओवरऑल गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा था ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो 4 बार से रूल कर रही थी। इलेक्शन का मैनिपुलेशन का भी था कि वहां पे ऑथोरिटेरियन टाइप का गवर्नमेंट था कि उनके खिलाफ कोई भी बोले तो उसको गायब करवा देती थी, वो जेल में चला जाता था। ये सब केसेस थे। तो अगर आप अपोजिशन को प्रॉपर तरीके से एक मौका नहीं देंगे कंटेस्ट करने का, तो धीरे धीरे चीजें वायलेंस में टर्न होते ही रहती है। समझ में आ रहा है ओवरऑल क्या है? तो यही इस आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है। अभी मोहम्मद यूनिस, पहले ये नोबेल प्राइज भी इनको मिला है फॉर द इकोनॉमिक के एरिया में। मोहम्मद यूनिस का नाम तो पता होगा ना, वहाँ का ग्रामीण बैंक जो है, अब इंडिया में भी ग्रामीण बैंक है, पर पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था ताकि थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जॉब मिले। तो मोहम्मद यूनिस को ही केयर टेकर गवर्नमेंट बना के रखा है। इनको स्टूडेंट का भी सपोर्ट है, आर्मी का सपोर्ट है, दोनों का सपोर्ट है। तो इसीलिए ये अभी चला रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। या तो फ्यूचर में आर्मी कंट्रोल कर लेगा और अच्छी चीज सब कुछ चली तो वहां पे इलेक्शन होगा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इंडिया के लिए यही अच्छा है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, इलेक्शन हो, क्योंकि वहां पे आर्मी आए तो इंडिया को 2 तरीके से घाटा है। एक तो सिक्योरिटी का घाटा है, सिक्योरिटी जो भी हमारे इंसर्जेंट थे जैसे उल्फा हुए, या जो भी सेपरेट मणिपुर, सेपरेट नागालैंड की बात करते हैं, वो लोग आके यहाँ पे अपना फैलाना स्टार्ट करेंगे, अपने नंबर्स, अपने पावर्स, अपने जितना भी चीजें हैं इंडिया को हार्म पहुंचाने के लिए। सिक्योरिटी एंगल है। दूसरा इंडिया का जो हमारा बांग्लादेश से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उस वो भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हमारा कहीं ना कहीं दोनों तरीके से घाटा है अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती है। तो क्लियर हो रही है? शायद यही सब डिस्कशन में है यहाँ पे। अर्ली 1970 ये सब यही बताया है कि 1970 में जब वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पे आप देखेंगे हॉस्टाइल यूएस था, ठीक है ना, और रस्सा हमारे सपोर्ट में था। ये सब एक दिन बताया भी था कि यूएस वाज सपोर्टिंग द पाकिस्तान एंड रस्सा वाज सपोर्टिंग द इंडिया। हमने उसी समय 1970-71 में एग्रीमेंट भी किया था रस्सा के साथ, ठीक है ना। ये सब चीजें हम फिर से पढ़ेंगे इनटू द आवर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट कमिटी। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी हम ऐसे ही ला दें, हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इस दिन पढ़ रहे थे ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि लोगों के नाम पे वो गवर्नमेंट चलाए। और लोगों के नाम पे गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है वो पूछे जाके, और वो आम जनता टीवी पे देखती है जब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट का। तो यही है एक तरीका अकाउंटेबिलिटी लेने का।
अब जब गवर्नमेंट काफी मजबूत होती है तो जो ये सब कमिटीज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द जो टूल्स हैं, जैसे क्वेश्चन आवर्स होता है, जीरो आवर्स होता है, और भी काफी टूल्स है, सीएजी का रिपोर्ट आता है, ये सब चीजें गवर्नमेंट अपने पावर के थ्रू यूज नहीं होने देती है। उनका वर्चस्व ही नहीं चलेगा, सब चीज हाँ हाँ बोल के वो निगेटिव चीज को ऊपर ही नहीं आने देंगे। 10 सालों से यही चल रहा था। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती थी, सीएजी एक बॉडी है, सीएजी एक बॉडी है जो जितनी भी गवर्नमेंट खर्च करती है उसका जाके हिसाब किताब लेती है। मानिए यहाँ पे मुझे मिल गया, मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे मिला कि इंस्टीट्यूट बनाना है, कैग बोलते हैं, हाँ, कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। आर्टिकल 148 है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, ये है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग इसको कहते हैं। आर्टिकल 148 के थ्रू इसको लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसका मेन काम है कि ये जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसका ऑडिटिंग करती है। जैसे मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट बना दिया, मुझे 50 लाख रुपए दिया गया हो, और मैंने बता दिया जिसने मुझे पैसे दिए थे। मानिए आम जनता अकाउंटेबिलिटी लेती है, किसी से मैंने पैसा लिया था, वो उसके प्रति मेरी अकाउंटेबिलिटी है। अब वो मुझसे पूछेगा तो मैं तो ऐसे काउंट करा दूंगा, लेकिन उसको एक ट्रांसपेरेंट चाहिए कि सच में लगा है। जैसे उसने पूछा कि चेयर्स पे कितना लगा, मैंने कहा 2 लाख। फिर उसने बोला कि नीचे टायर लगा, उस पर कितना लगा, तो मैंने कहा 4 लाख। सब कुछ मैंने बता दिया, पर मैं तो आगे पीछे भी बता सकता हूँ, क्योंकि पैसे मेरे हाथ में हुए, खर्च मैंने किए, बचा लूंगा। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या है कि वो मुझसे पहले हिसाब मांग लेंगे कि अच्छा आपने टाइल्स में 4 लाख लगाया, कहाँ से खरीदा था, वो लिख के मैं दे दूंगा। तीसरे आदमी से पूछेंगे कि भेजेंगे, वो सीएजी बन के आएगा, वो जो मैं लिख के भेजा रहूंगा, जिस दुकानदार से खरीदा रहूंगा उससे जाके पूछा था इन्होंने खरीदा है कि नहीं, ठीक है, वो खुद जाएगा, रेट पूछेगा, तो वेरिएशन होगा तो मैंने कहीं ना कहीं करप्शन किया है। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करता है उसका हिसाब किताब कौन लिख के वेरीफाई करता है, सीएजी। सीएजी जो भी गवर्नमेंट बताई देती है अपने बजट में कि ये यहाँ खर्च हुआ है, सीएजी जाके उनको वेरीफाई कराता है, जाके पूछता है कि हाँ इन्होंने लाया है, कितना रेट है, तो सारी चीजें वेरीफाई होती हैं, और वो रिपोर्ट बना के सीएजी जिसको देता है, तो वो किसको देता है, पीएससी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसको देता है। पीएससी क्या है, कमेटी है। इस कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 22 है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे दिया होगा पीएससी में नंबर ऑफ मेंबर्स 22 मेंबर्स है पीएससी के नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें इस समय जो है 13 बीजेपी के हैं एंड 9 जो है दैट इज फ्रॉम द अपोजिशन। ठीक है, पहले ये डिफरेंस काफी ज्यादा था, बीजेपी के 16-17 होते थे, 4-5 होते थे अपोजिशन का। अभी क्यों बदल गया, क्योंकि बीजेपी के नंबर ऑफ सीट घट गए, 240 मिले हैं, और अपोजिशन को भी 230 के आसपास मिले हैं। काफी क्लोज कंटेस्ट था दोनों के बीच में, तो अब अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे पहले, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे जो उस इंसान ने किया वो मेरा आदमी को कर लिया हायर, मैं उसमें ज्यादा लोगों को बैठा दिया, तो वो जाके जो मैं बोला रहूंगा वही बोलेंगे ना। जब अपोजिशन वाला रहेगा तब एग्जैक्ट वेरीफाई करेगा ना कि सच में हुआ नहीं हुआ। अगर मेरा सपोर्टर रहेगा तो जाहिर के कह ही देगा कि हाँ सच में टाइल्स का प्राइस इतना ही है। तो अभी अपोजिशन का नंबर्स ज्यादा है तो ज्यादा एग्जैक्ट पता करने के चांसेस ज्यादा है। पहले, अभी समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ ना? नॉर्मल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, और इनके बीच में अकाउंटेबिलिटी होती है, और इस अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम अलग से बॉडी बनाते हैं। एक बॉडी है सीएजी, सीएजी ये सब ऑडिट करता है। और जो 3 बॉडी हो गए, 3 चीजों का मेंशन कर लिया, मैं, आम जनता, गवर्नमेंट एंड सीएजी। सीएजी अपना रिपोर्ट, एक गवर्नमेंट की कमेटी बनती है, गवर्नमेंट की नहीं पार्लियामेंट की कमेटी, पीएसी उसका नाम है। तो चौथा चीज आ गया, पीएसी क्या करेगी, उस रिपोर्ट को पढ़ेगी और वो जाके पार्लियामेंट में बताएगी, डिस्कशन करेगी कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना हमने बजट में दिया था। तो आम जनता उसको देख के, देखते हैं ना, उसी अनुसार वोटिंग करेंगे कि अरे ये तो पैसा इतना लिया था, इतना आपने जाके खरीदा है, तो लोगों को गुस्सा आएगा, 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल देंगे। तो पहले ये चीजें नहीं होती थी, पीएससी वॉज नॉट स्ट्रांग। पीएससी जो था वो वीक था क्योंकि गवर्नमेंट डोमिनेशन था, मैंने खर्च किया, मेरे ही लोग उसमें भरे पड़े हैं, तो वो मेरे खिलाफ थोड़ी जाके रिपोर्ट देंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसका चेयरमैन हमेशा अपोजिशन का मेंबर होता है, कोई मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ द मेंबर 22 है।
ये लिख लीजिएगा, नंबर्स ऑफ द मेंबर 22, और इसमें कभी भी कोई मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें जो सीट्स होती है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सीट्स होता है। जैसे 22 सीट है, 22 सीट में प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट में 500 है, अगर कांग्रेस को 100 मिले तो कितना परसेंट हुआ? 20% हुआ, 20%। 22 का 20% कितना हुआ? 4.5। तो 4 जो सीट जाएगा वो कांग्रेस को जाएगा। बीजेपी को टोटल 500, वैसे 550 है, मैं सिंपलीफाई करने के लिए मैं 500 मान रहा हूं। 500 अगर सीट है, बीजेपी का 240 सीट मिला था, तो कितना परसेंट हुआ? नियर अबाउट 50%। 22 का 50% कितना हुआ? 11 दूना 22, 11 होने चाहिए, लेकिन उनका कोलिशन है और भी 2-4 पार्टियां, तो उसको मिला के इनके 13 हो गए हैं। क्लियर हो रही है? प्रोपोर्शनल टू द वट एवर द नंबर्स दे हैव इनटू द पार्लियामेंट, उसी प्रोपोर्शनेट में ये मेंबर, जो प्रोपोर्शनेट मेंबर होगा वो पीएसी। चेयरमैन हमेशा अपोजिशन का होगा, हाँ ये रूल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहेंगे ना, मिनिस्टर कोई नहीं होगा। मिनिस्टर ही तो खर्चा करता है, एग्जीक्यूटिव। हमारा पार्लियामेंट का क्या सिस्टम है? एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? जो मिनिस्टर बन जाते हैं। एमपी में ही मिनिस्टर बन जाता है, वही पैसा खर्च करेगा ना। पार्लियामेंट और जो जितने भी होते हैं मेंबर्स, वो तो सिर्फ लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो तो क्वेश्चन करेंगे। अगर मिनिस्टर को उसका पार्टिसिपेट कर दे तो बोलने थोड़ी ही देगा, वो तो कहेगा इतना ही है। क्लियर हो रही है? तो मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द पीएसी। क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ मेंबर्स 22 पीसेस में इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। समझ में आ रही है? ये अभी तक फंक्शनल नहीं था, इसे एनालिसिस में यही कह रहे हैं कि अब नंबर्स ज्यादा हो गए हैं ऑपोजिशन का, तो अब इसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अभी इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ इश्यू इस बार उठा है, नियर अबाउट 400 के कुछ इश्यू उठाया है इस बार। अब वो देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि इनका नेचर कभी कभी पॉलिटिकल होता है, क्योंकि जो उसका हेड होगा वो अपोजिशन का होगा। अपोजिशन हमेशा मुद्दा बनाना चाहेगा ना, ताकि न्यूज में आए, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें उठा ली जाती हैं। जो चीजें कई बार सही भी होती हैं, गवर्नमेंट सही, हमेशा खिलाफ ही हो, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट अच्छी भी चीजें करती है तो जो अपोजिशन होता है उसको निगेटिव तरीके से दिखाने स्टार्ट करता है। तो ये सब चीजें ना हो, ये सजेशन है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी तक जो 10 सालों में देखिएगा कि 7 एयरपोर्ट अदानी को मिला है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी चीजें नहीं बैठी थी कमिटी। जैसे अभी हमने देखा है कि जो सेबी की हेड थी, उनका पैसा लगा हुआ था अदानी के शेयर मार्केट में, अभी तक कोई कमेटी नहीं बना है, कोई चेक नहीं हुआ। तो ये सब चीजों को अब पीएससी क्या करता है? चेक कर सकता है। अब ये पावरफुल हो गए, अब नई नई कमेटी बैठा के चेक करवा सकते हैं। तो यही इस एनालिसिस में कहा जाता है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट की है, और ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी आम जनता की है। जब पार्लियामेंट में अच्छे से डिस्कशन होगा तभी तो हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो हम तक इंफॉर्मेशन आएगा ही नहीं। यहाँ पे वर्ड है कि अभी तक हम देख रहे थे क्रॉनिक कैपिटलिज्म के केसेस थे। व्हाट इज मीन बाय द क्रॉनिक कैपिटलिज्म? क्रॉनिक कैपिटलिज्म, व्हाट इज मीन बाय कैपिटलिज्म? एक दिन डिस्कस किया क्या? उस दिन डिस्कस तो किया था, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या बताया था मैंने? सही बता देंगे, पूंजीवाद आप हिंदी बता देंगे। मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, अनुवाद नहीं पूछ रहा हूँ। आर यू गेटिंग ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज मीन बाय द कैपिटलिज्म। उस दिन तो इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि दूसरे प्लेनेट से आ रहे हैं, एक को प्राइवेट प्लेयर ने कैप्चर कर लिया, औरों को करा। एक में था कि सब कम्युनिटी में कैप्चर कर रहे हैं। जहां पे प्राइवेट प्लेयर अपना पैसा लगा के खुद का लगाएगा तो वो कैपिटलिज्म हो जाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि नॉर्मल कैपिटलिज्म इज गुड थिंग, कि आप पैसा लगा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आप उस पैसे से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब आप गवर्नमेंट को देके जो ठेका आपको नहीं मिलना होगा वो पैसे के दम पे आप खरीद लेंगे। आप कुछ चीजों को, ऐसे चीजों को, रूल को वायलेट करेंगे। मानिए आपको लेबर को देना है, मिनिमम वेज है 15,000, आप दे रहे हैं 8,000, लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस एरिया का जो इंस्पेक्टर है, जो लेबर इंस्पेक्टर है, उसको पैसे खिला दे रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा है। तो
क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब हुआ कि सरकार, जो गवर्नमेंट वहां पे है या गवर्नमेंट मशीनरी है, और जो प्राइवेट प्लेयर है उसके बीच में एक तरीके से लिंकेज बन जाए, आपस में मिलके वो काम करने लगे। तो क्या होता है, चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रहती हैं। अब मैं पूंजीवादी नहीं हूं, मैं नया नया एक गरीब आदमी हूं, कहीं से पैसे इकट्ठा किया, बारो किया, और मैं एक नए तरीके से फिर से बिजनेस में इंटर करना चाहता हूं। ऑलरेडी वहां पे मानिए मैं बिस्किट बनाना चाहता हूँ, बिस्किट का एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। ऑलरेडी कोई बिस्किट बना रहा है, पार्ले जी। पार्ले जी के पास इतना पैसा है कि मुझे एंटर ही नहीं करने दे रहा है। जैसे मैं जाऊंगा ना, मुझे अपनी नई कंपनी खोलने के लिए मुझे जाके लेबर इंस्पेक्टर से पास कराना पड़ेगा ना कि मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जमीन लिया है, ये मैंने मशीन खरीदा है। वो अगर जाके पार्ले जी वाला पैसा दे देगा तो वो मेरा फेल करा देगा ना कि अरे आपका लैंड इस जगह पे है, ये रोड से इतना दूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी करा के मेरा कैंसिल करा देगा, मैं आ ही नहीं पाऊंगा मार्केट में। तो क्रोनी कैपिटलिज्म अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर और जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, आपस में लिंक क्रिएट कर देता है। प्राइवेट लिंकेज हो जाती है। अब ये हर जगह होता है। हम्म तो यही लिखा है ना यहाँ पे, ये एग्जाम्पल में लिखा तो है ऊपर कि अदानी को दे हैव गिवन द, कहीं आप लोग भी देखिए कहीं मिल जाए, हाँ यहाँ पे दिखा है, अदानी ग्रुप यहाँ पे है, सेबी का पैसा लगा था और अदानी को 7 एयरपोर्ट अलॉट किया है। तो 7 एयरपोर्ट ठेका दे दिया ना, 7 एयरपोर्ट का। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन होगा ना कि आपको ही सारे मिल रहे हैं, पोर्ट सारे मिल रहे हैं, माइनिंग्स आपको सब मिल रहा है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या है, स्टेट और एक प्राइवेट प्लेयर के बीच में कनेक्शन है और उसका मिसयूज होता है। उससे आम जनता जो है, मैं नया अभी कंपनी में घुसना चाहता हूँ, मैं एंट्री ही नहीं कर पाऊंगा, गवर्नमेंट तो सब कुछ उसको देगा ना। जैसे नॉर्मल रूल क्या होता है कि अगर कहीं पे माइनिंग का कोई एरिया मिला, कहीं पे हमें मिल गया कि सोने के खान मिल गए, तो उसका हम बोली लगवाते हैं कि आपको ये, और वहां पे 10 लोग जाके बोली लगाते हैं, या वहां पे लकी ड्रॉ कराते हैं, 10 लोगों का नाम होगा, जिसका नाम निकल गया। अब पहले से ही 60 गांठ है, दोनों में कनेक्शन है, तो क्या करेगा वो, हमेशा उसी का नाम निकाल देगा, कहेगा कि अरे अदानी के पास ज्यादा कैपेसिटी है, वो अच्छा करेगा, उसको दे देगा। आर यू गेटिंग ना? क्रोनी कैपिटलिज्म मीन्स देयर इज द connection between the businessman, capitalist and the state, government and their machinery। उसके मशीनरी में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ऑफिशियल। अंबानी जब ग्रो कर रहे थे 1980 के दौर में, तो उन्होंने काफी यूज किया था क्रोनी कैपिटलिज्म का, खूब पैसे खिलाते थे जितने भी। हम्म पूछ सकता है ना क्रोनी कैपिटलिज्म क्या कहते हैं, पता होना चाहिए। एक स्टेटमेंट नीचे दे देगा, कैपिटलिज्म से 2-3 स्टेटमेंट देके एक स्टेटमेंट क्रोनी कैपिटलिज्म का दे देगा, तो क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट बेस होता है ना, एक स्टेटमेंट ये आ गया तो क्लियर। ये सब चीजें पता चल गई। पीएससी क्या डिस्कस हम लोग किए हैं। पीएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। 2022 में भी पूछा है, हाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मदुरो मस्ट रियलाइज सोशलिस्ट रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द रेटोरिक? इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द पॉपुलर सपोर्ट। रेटोरिक एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप बातों से लोगों को उलझा लेते हैं। होता है ना कि बात इतना आप अच्छा बोलेंगे कि लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जमीनी लेवल पे दैट इज नॉट इम्पैक्टफुल। आप बात कुछ और बोल रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरे मैं एकदम गरीब हूँ, ये है वो हूँ, ठीक है, और बातों का बातों का कलाकार, मतलब बातों में आपको आए। तो यही हाल इस समय कहाँ पे चल रहा है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार से थे और कंटिन्यूअसली तीसरी बार भी जीत गए। लेकिन तीसरी बार ये जो रिपोर्ट आ रहा था, जैसे होता है ना ओपिनियन पोल एंड डिफरेंट अदर्स सर्वे, वहां पे वो क्लियर कट हार रहे थे। तो पहला उन्होंने मिसयूज किया कि उनके खिलाफ जो पहली थी उनको उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया कि सी इज बैंड, वो एलिजिबल नहीं है, उनको कुछ करप्शन का केस लगवा के उनको हटा दिया था। ओके, जो दूसरे आए थे गोंजालेज, गोंजालेज भी जो सर्वे में था वो ज्यादा मिल रहे थे। मेन जो है, जो अभी जीते हैं, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में मुद्रो का विन हुआ है, मुद्रो। ओके, वेयर इज द नेम, निकोलस मुद्रो। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेनेजुएला में जीते हैं।
लेकिन वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है दैट इज नॉट फेयर एंड द ट्रांसपेरेंट, वहां पे धोखाधड़ी हुई है। जीत असली में जो अपोजिशन के लीडर थे गोंजालेज वो जीत रहे थे, और जो इलेक्शन कमीशन ने मैनिपुलेट किया है वोटिंग मशीन का और डिक्लेयर कर दिया इनको, क्योंकि सर्वे था, जितने भी ओपिनियन पोल थे वो मुद्दों को हरवा रहा है। ठीक है, मुद्दों आए थे 2006 में, जब वहां के जो पिछले प्रेसिडेंट है हुगो कैवेज वाज ए वेरी कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर का मतलब होता है ना कि सच में बोला और कुछ चीजें इंप्लीमेंट की, लोगों को बहुत फायदा हुआ, वहां पे गरीबी बहुत तेजी से मिटा दिया। तो नहीं होता कि उसकी एक फॉलोइंग हो जाती है, और उसकी कैरिस्मेटिक लीडर का ये उनके अंडर में काम कर रहे थे। ही वॉज द मिनिस्टर इन द डिफरेंट एरिया। जब इनका डेथ हुआ कैंसर से तो वो बाय द चॉइस ही विंस, लेकिन वो लगा कि उस कैपेबल नहीं है, ही इज नॉट दैट मच कैपेबल एज द हुगो कैवेज। तो लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना स्टार्ट किया। अब जब लोग विरोध कर रहे थे तो होता है ना, हम पावर में होते हैं तो एक बार जब गद्दी मिल जाती है तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो पावर का इस्तेमाल करके जितने भी विरोधी थे उनको गायब करा रहे थे, या उनके खिलाफ डिफरेंट केसेस ये सब चला के उनको कहीं ना कहीं जेल में बंद कराना या डिक्लेयर करा देना कि ही इज बैंड और द सी इज बैंड। लेकिन दिक्कत है कि अभी इतना कोशिश के बाद भी, सब कोशिश के बाद भी जो अपोजिशन है उसको ज्यादा वोट मिला है, लेकिन बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन उन्होंने रिजल्ट बदल दिया, इसीलिए वहां पे काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक बार बस यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक बार मैप में उसका लोकेट कीजिए। वेनेजुएला, अर्जेंटीना कहाँ पे है? वेयर इज दिस कंट्रीज? वेनेजुएला ये है, ब्राजील यो, इसको जो टच कर रहा है वो है गुयाना, ऊपर कैरेबियन सी है, और इधर कोलंबिया। कोलंबिया एक स्टेट भी है यूएस में, कोलंबिया एक कंट्री भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो रहा है किधर क्या है? लोकेट कर लिया, इधर कैरेबियन सी है, इधर गुआना है, नीचे ब्राजील है, और अर्जेंटीना। वेयर इज द अर्जेंटीना? अर्जेंटीना यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि ये करा देते, लेकिन दिक्कत ये है कि ना जो मुद्दों का है यूएस से भी विरोध कर रहा है, यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा इलेक्शन गलत हुआ है, अपोजिशन बोल रहा होता तो लोग नहीं मानते, प्रोटेस्ट उतना नहीं होता। यूएस भी कह रहा है कि वहां पे मैनिपुलेट हुआ है, और वेस्टर्न जो यूरोप के कंट्रीज हैं वो भी कह रहे हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनके पास सोशल मीडिया है, सारे सोशल मीडिया वही चला रहे हैं, तो इसीलिए चीजें और बढ़ जा रही हैं। अदर थिंग इज दिस। समझ में आ गया क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द इंडियाज सिकल सेल चैलेंज। व्हाट इज द सिकल सेल? दिस इज द ए टाइप ऑफ डिजीज, सिकल सेल डिजीज होती है। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, जो ग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन से ही ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी में। ठीक है, अब सिकल सेल नॉर्मल जो ग्लोबिन होता है वो डिस्क का शेप होता है। डिस्क का शेप एक बार दिखा दो। डिस्क, डिस्क ऐसे गोल होता है। आप पहले वो सीडी देखते होंगे, जब बीच में 10 साल पहले सीडी आता था, डिस्क ही था, इस शेप में होता है। लेकिन जब सिकल सेल जिसको होगा उसमें जो ये सेल का है वो सिकल के जैसे होगा। सिकल आप लोग देखते हैं घास उस काटने में काम आता है, ऐसे गोल सा, हाँ हंसिया, तो इस शेप में आ जाता है। अब इस शेप में आ जाएगा तो नॉर्मल अगर गोल रहता है तो चीजें निकल जाती है, फ्लो स्मूथ होता है। जब सिकल सेल में होगा तो वो आपस में फंसने लगते हैं। हंसिया ऐसे होता है ना, तो ये आया ये फंसेगा, गोल गोल रहेगा, फंसने के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब ये फंसने लगते हैं तो ब्लड अपने नसों से बहता है। अब वहां पे कंजेस्टेड कर देंगे, कंजेस्टेड करेंगे, ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा तो वहां पे रिजिड हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है उस एरिया में, और वो काफी दर्द होता है। और ऐसे जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है उनका एज 40 साल के आसपास डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो पाया जा रहा है इस समय वो ट्राइबल एरिया में पाया जाता है, जो आदिवासी हैं उनमें ये कॉमन है।
इतना चीजें क्लियर हो रही है। मेन ये पता चलेगा कि क्यों हो रहा है, ब्लड का शेप चेंज हो रहा है, सिकल सेल नाम है, सिकल आपने हसिया का नाम सुना होगा, हसिया के जैसे होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वो फंस रहा है, क्लॉक कर रहा है। क्लॉटिंग तो जमना होता है ना, यहाँ पे ग्लोबिन फंस रहा है ना, क्लॉटिंग में होता है कि हाँ वो होगा, लेकिन क्लॉटिंग में होगा। हाँ, क्लॉटिंग में तो रिएक्शन के कारण वहां पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज के कारण चीजें, वो ग्लोबिन फंसता है उसमें, पूरा ब्लड जम जाता है क्लॉटिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, वो फंस रहा है, हाँ, हीमोग्लोबिन का जो है वो फंस रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज द स्टिफनेस, और पेन बहुत होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीजें। 40 साल के आसपास इसमें एज लिमिट हो जाता है, एज बहुत कम हो जाता है, तो 40 साल के आसपास में डेथ हो जाती है, दिस इज द केस। ओके, चेंज ये हो क्यों रहा है, ये जेनेटिक बीमारी है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है, वी डोंट नो। हाँ जेनेटिक है, आदिवासियों के यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज द जेनेटिक। खासकर जो हमारा सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र के आदिवासियों को हुआ है, लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ के भी आदिवासियों में है। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वेयर इज दिस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ओके, इंडिया में दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में, पहले नंबर पे नाइजीरिया है, नाइजीरिया अफ्रीका का एक कंट्री है। उसके यस, इसीलिए तो ये न्यूज आज आया है, गवर्नमेंट ने इसका प्लान किया है, इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने किया नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इस प्लान को लेके आई है। इस प्लान के थ्रू हम चाहते हैं कि एलिमिनेट करें बाय द 2000। अच्छा, ये हो सकता है, अब ये तो एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या पर्पज है, एग्जाम में वही आएगा जो गवर्नमेंट का डेटा होता है। अच्छा, मैं तो इसीलिए और सिंपलीफाई करके बता देता हूँ कि चीजें एकदम ओपन। ये तो इंटरेस्टिंग है कि इतना सेल का शेप बदल जाता है, तो ये तो हाशिया देख के तो समझ में आ जाएगा। हाशिया नजर आएगा तो आपको सिकल सेल भी याद आनी चाहिए, ठीक है ना। हसिया, हसिया, तो हसिया आप देखिएगा तो यू शुड रिमेंबर द सिकल सेल एनीमिया एज वेल। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पे इम्पैक्ट आता है, वो उससे एनीमिया की बीमारी होती है। इंडिया में एनीमिया कॉमन है। पहले पे नाइजीरिया है, नाइजीरिया फर्स्ट लिख लीजिएगा, पीसीएस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। इंडिया सेकंड पे है। तीसरे पे कांगो है, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, बट यू शुड नो द फर्स्ट नाइजीरिया, सेकंड इज इंडिया। ओके, मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट कहाँ पे किया है, शहडोल मध्य प्रदेश में किया था। ये पीसीएस का बहुत एक पूछने का तरीका है, कोई जहाँ पे होता है उसको पूछ लेते हैं। तो शहडोल मध्य प्रदेश में, पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं। शहडोल में मोदी जी ने अनाउंस किया था, मतलब वहां पे अभी मेंशन भी किया है उन्होंने। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बर्डन कंडीशन इंडिया में है। चीजें समझ में आ गई, क्या बेसिक्स है, क्या होता है, क्या दिक्कत है, कैसे होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली अगर मदर फादर को है देयर इज द चांसेज। अब दिक्कत है कि ये क्यों नहीं जा रहा है। पहली बात का, इसका तो कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। इस समय एक मेडिसिन का यूज हो रहा है, हाइड्रोक्सिल नाम है इसका, कहीं यहाँ पे लिखा होगा, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये मेडिसिन अभी हम चला रहे हैं। ओके, इसका एक ड्यूरेशन होता है, ये अभी इसेंशियल लिस्ट में भी है। अब दिक्कत ये है कि जो सिकल सेल्स है, दवा भी है, इससे थोड़ा बहुत हम क्योर भी कर लेते हैं, लेकिन लोग ट्राइबल एरिया में वो भूत ऊत को ज्यादा मानते हैं, या टोना ये सब होता है ना, जादू टोने में ज्यादा होते हैं। अब सिकल सेल कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, उनको लगता है इसी में क्यों हुआ है, तो पहले कहते हैं ये जरूर कोई पाप किया होगा पिछले साल में, तो पहला चीज ये। फिर उसको लेके वो दवा के जगह पे जो होते हैं ना, हाँ वो उनके जो ओझा ये लोग होते हैं ना, क्या क्या झाड़ फूक, वहां पे जाते हैं, और वो चीजें और बद से बदतर हो जाती हैं, चीजें सही होने की जगह पे ये होती है। दूसरी चीज होती है कि अब ये अजीब तरीके का बीमारी है,
तो इसमें लगता है कि पाप किया होगा, तो लोग जल्दी बताते ही नहीं है, डायग्नोसिस ही चेक ही कराने नहीं जाते हैं कि बताएंगे तो फिर लोग, यहाँ तक जो आदिवासी एरिया है उसमें निकाला कर देते हैं गांव से कि इससे कोई कुछ खरीदेगा नहीं, कुछ लेगा नहीं, ऐसी चीजें होती हैं। तीसरी चीजें ये होती हैं कि ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये चीज है कि अगर कुछ चीजें आपको पता चला कि ये जेनेटिक है तो कोई शादी करेगा उस घर में? नहीं करेगा ना। तो ये एक चौथा इशू है जो है, वो तो नॉर्मल है, हम आपस में भी यहाँ पे भी देखें तो ये बहुत ऐसा कंडीशन है कि कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे जगह पे हो जहाँ पे जेनेटिकली ऐसी चीजें हो जो ट्रांसफर करें। ये इसका मेन इश्यू है और इसीलिए ये जल्दी से खत्म नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये बता रहे हैं, इधर इन्होंने सोल्यूशन बताया है कि इंक्रीज द, पहली चीज है कि अब गरीब आदमी है और ट्राइबल एरिया में, अब दवा लेने उसको दूर जाना पड़ता है, तो पहली बात तो वो जाते ही नहीं, स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है कि वो स्क्रीनिंग पास कराएं, सस्ता कराएं, और जो रेडियो का होता है, टीवी का होता है, सोशल मीडिया पे इसका अवेयरनेस फैलाए कि क्विक तो है लेकिन क्विक के पास मशीन नहीं है ना डायग्नोसिस करने के लिए। क्विक तो आपको पेट दर्द करेगा तो उसका दवा दे देगा, आपका हल्का सा बुखार है उसका दे देगा। अब एक्सरे कराने के लिए तो क्विक कहेगा ना कि आप जाइए, आप पास के शहर से करा के आइए, तो वो डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। और वैक्सीन है, वैक्सीन के पीछे भी वही है कि लोग वैक्सीनेशन अभी कराते नहीं है। पहली बात कि वो लोग चेकअप ही नहीं कराते, चेकअप भी कराते तो बताते नहीं है, बताते हैं भी तो दवा कराने नहीं जाते हैं। ये सब चीजें 4-5 कंडीशन है, तो ये गवर्नमेंट अपने कैसे कर सकते हैं कि पहली बात को डायग्नोसिस पास करे, फिर जैसे टीवी में एक तरीके से 1-1 2-2 महीने का दवा दे रहे हैं उसको दें, फिर मीडिया का यूज करके अवेयरनेस बढ़ाएं कि अरे ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बीमारी है और इसके दवा है, आप खाइए ठीक हो जाएगा, इसके कोर्स हो सब कुछ बढ़ाए। तो यही सब आगे इन्होंने ये करा है। अभी तक नो परमानेंट क्योर नहीं है। ये जो दवा है ना ये सही तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको खाने से, जैसे डायबिटीज हो जाता है तो डायबिटीज में हम दवा कंटिन्यूअसली खाते हैं, डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता, एक बार हो गया तो अभी तक क्योर नहीं है। ये है कि डायबिटीज से आप मरेंगे नहीं उसके लिए दवा लेते हैं, डायबिटीज खत्म नहीं होता है। आर यू गेटिंग ना कि हम्म 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 डायबिटीज का मेन कारण आजकल ये भी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगा है, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज होता है। दूसरी चीज ये भी है कि जो आप जैसे कह रहे हैं कि खाने पीने का जो हमारा लिविंग स्टाइल है, जो हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने, ये सब भी है, स्ट्रेस इसी से तो आता है, तो यही आता है। लेकिन नॉर्मल ना, जो हम लोग मैक्सिमम ये सब यूज करते हैं बाद में इसका रिजल्ट आता है, तो दैट इज द केस। ये आपका बात बिल्कुल सही है। ये समझ में आ गया सिकल सेल्स कैसे होता है, क्या है, ये बहुत सिंपलीफाइड है ये, अभी तक को अब नहीं भूलना चाहिए मुझे लग रहा है। सिकल सेल्स क्या है, हीमोग्लोबिन, यू हैव टू रिमेम्बर, जेनेटिकली है तो ये भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक का चेस ओलंपियाड होने जा रहा है, तो यहाँ पे जो होना है वो बुडापेस्ट में होना है। बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ बल्गारिया। किसका है? यूरोप में, फॉरगेट, एक बार देखते हैं। हाँ किसका है? हंगरी है, गुड, हंगरी का ही है। या मैप एक बार देख लेते हैं। बुडापेस्ट हंगरी, वेरी गुड, हंगरी यहाँ पे है। बुडापेस्ट सेंट्रल यूरोप, बगल में उसके रोमानिया है। अच्छा, बुडापेस्ट रोमानिया का बुचारेस्ट, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट बुचारेस्ट, मुझे लगा ये दोनों आपस में डिवाइड हुए थे जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। देवर प्रीवियसली देवर वन, हंगरी एंड रोमानिया। चेस ओलंपियाड वहां पे इस बार होने वाला है, तो प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया सबसे पहली बार जीता था 1980 में, लिखा था जीता था, पीसेस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, हंगरी। इंडिया ने 1980 में जीता था, रफी खान ने जीता था सिल्वर मेडल। पीसेस लिख लीजिएगा, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट। अभी तक सबसे ज्यादा जो जीता है वो यूएस ने जीता है, नहीं यूएस से ज्यादा रसा ने जीता है, रसा के बाद यूएस ने जीता है। ये बाई एनियल होता है, बाई एनियल का मतलब 2 साल में एक बार।
ये सब फैक्ट है, फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपी पीसीएस और द बिहार पीसीएस। सिल्वर, यस, चेस ओलंपियाड, उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। नोटेड डाउन, नोट कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द टैकलिंग राइट विंग रिसर्जेंस इन द जर्मनी। तो जर्मनी में राइट विंग जो अभी तक एकदम लो था, और यूरोप में राइट विंग का मतलब होता है, अब इंडिया में राइट विंग का मतलब होता है कि आप एकदम धर्म को इम्पोज करना स्टार्ट कर दें। लेकिन साउथ, खासकर यूरोप में धर्म को लेकर नहीं है कंजर्वेशन। वहां पे कंजर्वेशन है बाहरी लोग जो आ रहे हैं, इमिग्रेशन को लेके है, कि बाहरी लोग आते हैं, यहाँ का जो चोरी होता है उसके जिम्मेदार सब उनको बना देंगे। फिर कहेंगे जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी है वो बाहरी लाके कर रहे हैं, जितना भी ड्रग्स का ट्रैफिकिंग है ये सब बाहरी कर रहे हैं, सारा आरोप वो बाहर से आने वाले पे कर देंगे। कहेंगे जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारा जॉब भी खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। वो अपने लोगों को, अपने देश को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जैसे हुआ ना कि जर्मनी में क्या था, जर्मनी में आर्यन अपने को, वो क्या बोलता था हिटलर, कि आर्यन रेस इज सुपीरियर, और जो किसके खिलाफ बोलता था, इजराइल वाले कौन है, ज्यूस, यहूदी, यहूदियों को तो मार रहा था ढूंढ ढूंढ के, उन्हें ही तो कह रहा था कि यही सबसे खराब देश है, ये लोग पैदाइश से ही खराब होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये लोग चालाक होते हैं, यही सब चीजें थी। तो वो टेंडेंसी अब यहाँ पे आ रहा है। जो पार्टी अभी जीत रही है ना, अभी जो पार्टी जीती है उसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। जर्मन में इसका नाम कुछ और है, मुझे फॉरगेट, फॉर डी से कुछ ऐसे है, मैं प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर द जर्मनी। ठीक है, ये पहले पार्टी कुछ वोट नहीं मिलता था, अभी ये पार्टी 2 रीजन से जीत के आई है, सैक्सोमी एंड वन मोर रीजन से जीते हैं, थुरिंजिया एंड सैक्सोनी। 2 रीजन से इनको बम्पर मेजोरिटी मिली है। इनको 5% भी वोट नहीं मिल रहा था। और अभी यूरोप का जो पार्लियामेंट का भी इलेक्शन आया है, इन्हें बहुत वो मिला है। तो आने वाले टाइम में इनके चांसेस हैं कि इनकी गवर्नमेंट आ जाए। तो जो ये दे सपोर्ट द नाजी, नाजी को जस्टिफाई करते हैं। अभी तक तो नाजी के खिलाफ सेंटीमेंट था ना, कि हिटलर ने इतना मैसेकर किया, इतने लोगों को मारा, दिस इज नॉट पॉलिसी। लेकिन ये पार्टी है कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने लगी है कि वो सही कर रहा था, उसने जर्मन लोगों के लिए किया। वो रेशियल सुपीरियरिटी की बात करती है। रेशियल सुपीरियरिटी का मतलब कि किसी अपने देश को ज्यादा अच्छा समझना, ज्यादा बेहतर समझना एज कम्पेयर टू द अदर। जैसे पैट्रियार्की में क्या होता है, पुरुष अपने आप को बेटर रेस समझते हैं एज कम्पेयर टू द वीमेन। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कास्ट को माना जाता है ज्यादा प्योर है, दूसरे पॉल्यूटेड है। यही है ना सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। यहाँ पे सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी अब इस बात पे हो रहा है कि जो यूरोप के हैं दे आर सुपीरियर, और जो बाहर से आ रहे हैं कोई भी हो दे आर इंफीरियर, और उनके खिलाफ एक तरीके से। अब जब आप चीजों इस तरीके से बोलना स्टार्ट करते हैं, आपका लीडर बोलता है, तो लोगों में निगेटिविटी फैलती है, और हर दोस्त के लिए उनको करेंगे। फिर जब राइट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप जब ऐसा माइंडसेट बना देंगे, अब नॉर्मल किसी भी समाज में मर्डर हो, रेप हो, या डकैती हो, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, वो कोई भी कर सकता है। जैसे अपने वहाँ हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, और कोई भी करेगा। लेकिन जब आप निगेटिविटी कर देंगे कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, तो कभी भी उस कम्युनिटी से कोई भी ऐसा केस किया तो पूरे कम्युनिटी के खिलाफ लोग वायलेंस करते हैं। जैसे हुआ ना, जैसे कि आपने किसी कहा कि मुस्लिम से ऐसे हैं, अब कोई मुस्लिम कुछ कर दिया, कहीं रेप के केस में वो अब फंस गया, तो कहेंगे सारे रेपिस्ट होते हैं। जैसे होता है ना, जैसे अपने वहां अब निर्भया केस था, ऑल वर द हिंदू। अभी जो ये कार केस है, हिंदूज, ओके। अगर मुस्लिम होते तो क्या होता है, एक निगेटिव सेंटीमेंट फैलता ना। जैसे आप देखिएगा कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो किसी मस्जिद में बोल रहे थे, छुप के बैठे थे, इन्हीं से फैला है। बाद में पता चला तो वो तो कॉमन हो रहा था ना। आपने पूरी कम्युनिटी को कर दिया ना कि ये ऐसे ही होते हैं, इनके खिलाफ वायलेंस का होता है ना, कि आप फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप कह रहे हैं कि सब आके अफ्रीका से, और दिक्कत ये है कि यहाँ पे यूरोप में अभी माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन इसलिए हुआ है, युद्ध चारों तरफ हो रहा है, सीरिया में युद्ध हो रहा है, अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा है, बगल ही में तो है, इधर इजराइल में हो रहा है,
तो ये सारी जगहों पे जब युद्ध हो रहा है तो लोग माइग्रेट करते हैं। युद्ध में क्या होता है, आपका घर तोड़ दिया, खाने को नहीं है, उस एरिया में मिलिट्री है, तो आपका कोई भी रिश्तेदार कहीं पास के देश में होता है और वो देश थोड़ा अच्छा हो, अमीर हो, तो आप वहीं पे माइग्रेट कर जाएंगे कि अरे वहां पे कम से कम कमाऊंगा तो 50,000 कमाऊंगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा कमाऊंगा तो 10,000 कमाऊंगा। ये होता है ना कि वहाँ का प्यून भी है, वहाँ कुछ नहीं कर रहा, मिनिमम वेज ही इतना है कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी। जैसे यहाँ से लोग बाहर कमाने जाते हैं, वहाँ के हिसाब से तो वहाँ का मिनिमम होता है ना, ड्राइवर बन के काम करेंगे, कुक बन के काम करेंगे। यहाँ तो लाखपति बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग बना लेते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो इतना ये है, लेकिन वहाँ के हिसाब से वो पैसे यहाँ के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन वहाँ के हिसाब से तो वो तो मिनिमम वेज पे देते हैं ना, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं क्योंकि ओवरऑल यहाँ के कंपेयर में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। अब कोई भी युद्ध होता है, एक बार मकान टूट गया तो उनको लगता है कि कहीं अब बस ही रहे तो अच्छी जगह बस जाए, जहाँ पे हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर अच्छा हो, वरना यहीं पे बसेंगे, फिर अटैक होगा, फिर जाएंगे। तो लोग थोड़ा दिक्कत ही सह के अच्छे जगहों पे चले जाते हैं, होता है। तो ये सब कंडीशन है। यूरोप में इस समय काफी इन्फ्लक्स हुआ क्योंकि यूरोप में लिविंग कंडीशन अच्छा है, वहाँ सैलरी अच्छा है, वहाँ ओवरऑल गवर्नमेंट की फैसिलिटी अच्छी है, सर्विसेज अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके कारण ओवरऑल जो जॉब का सिचुएशन है ग्लोबल लेवल पे घटा है, यूरोप में भी घटा है। अब उस सारे जॉब के जो कमी का कारण वो बता रहे हैं कि जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है, यूक्रेन में भी युद्ध चला है, वहां से भी लोग आए, वही लोग सब लेके जा रहे हैं। तो ये भड़काती है, इसीलिए इस पार्टी के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन रहा है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव फॉर द जर्मनी, याद रखिएगा, दिस इज ए राइट विंग पार्टी, अभी जर्मनी में एक्टिव है, काफी न्यूज में है। क्लियर, आगे बढ़े। लास्ट न्यूज वी विल कवर द ब्राजील सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड एक्स, ठीक है। दिस इज द ट्विटर वेयर अब ब्राजील का क्या केस है, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इस सभी जगहों पे थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब एक बार जो पार्टी पावर में आ जाती है वो सारा पावर कैप्चर कर लेती है, वहाँ का कोर्ट कैप्चर कर लेगी, वहाँ के जितने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको कैप्चर कर लेगी, पुलिस कैप्चर कर लेगी, हर एरिया में अपना पावर इतना स्ट्रांग कर लेती है कि अपोजिशन कुछ बोल भी नहीं पाता है, उसका मिसयूज होता है। अब क्या हुआ, ब्राजील में भी यही हुआ। अब ब्राजील में पहले जो थे वो राइट विंग का वो सपोर्टर था। राइट विंग का मतलब कि यूएस भी सपोर्ट करता है। जब यूरोप के केस में राइट विंग कहते हैं तो उसका मतलब होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब वो प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और लेफ्ट विंग का तो कॉमन मतलब ये है कि यही कि जो लोग सोशलिज्म को बढ़ावा दे, जो कहें कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की कंपनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे होता है ना कि जो इंडिया में है वो सोशलिस्ट क्या बोलेंगे कि रेलवे गवर्नमेंट चलाना चाहिए, रोड गवर्नमेंट बनाने चाहिए, एयरपोर्ट भी गवर्नमेंट का हो, सस्ता बेचेगी, वरना प्राइवेट को देगी, प्राइवेट महंगा कर देगा। तो इसके अपने अपने तर्क वितर्क है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो राइट विंग का मतलब यूरोप में या अमेरिका में या साउथ अमेरिका में है, वो हमेशा होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो प्रमोट करता है उसको राइट विंग कहते हैं, जो सोशलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करता है उसको लेफ्ट विंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट आई है वो लेफ्ट विंग आई है, इसके पहले वाला राइट विंग था। अब लेफ्ट विंग जब आई तो उसके खिलाफ लोगों ने लिखना स्टार्ट किया कि उन्होंने इलेक्शन में कहीं ना कहीं हेरा फेरी किया है। और जो मेन जो प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे ये चीजें फैलाई जा रही थी वो था ट्विटर, एक्स, ठीक है। अब इसको लेके वहां की गवर्नमेंट अब लेफ्ट विंग आ गई, उन्होंने कहा कि ये क्या फैला रहे हो, ये सब रिमूव करो क्योंकि ये सब चीजें सही नहीं है। अब रिमूव करने के लिए केस ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप हटाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो गवर्नमेंट में पार्टी आती है उसी के लोग सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो वो भर देते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे भी जुडिशरी में भी गया, जुडिशरी के एक जो पर्सन है मोरेज, इन्होंने अपने पर्सनल ईगो पे ले लिया, इन्होंने कहा हटाओ, इन्होंने नहीं हटाया तो पूरा का पूरा जो एक्स है उसको सस्पेंड कर लिया है अक्रॉस द ब्राजील। दैट इज द कंडीशन, सस्पेंड है। अब दिक्कत यह है कि आपने सस्पेंड कर दिया, अब एलन मस्क भी अपने ईगो पे ले लिया, उसने कहा ठीक है आप कुछ भी कर लीजिए, मैं हटाऊंगा नहीं। और जिसको डीएक्टिवेट कराया था उसको भी एक्टिवेट करा दिया, ठीक है। तो आपस में दोनों लड़ रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जो सोशल मीडिया है वो आप बॉर्डर से नहीं रोक सकते, वो है ना, वो सोशल मीडिया है, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ फ्री फ्लो है। अब बॉर्डर पे थोड़ी आप तार खींच के रोक लेंगे या पुलिस से रोक लेंगे या आर्मी से रोक लेंगे। अब दिक्कत है कि आप ये कर सकते हैं कि अब नहीं रोक पा रहे तो वो लोगों पे पेनाल्टी लगा रहे हैं कि अगर किसी ने एक्स यूज किया तो उसको हम 50,000 रियल का, रियल वहां का करेंसी है, कहीं यहाँ पे होना चाहिए 50,000 रियल का, दे आर इम्पोजिंग द पेनाल्टी, ठीक है, पर डे। लेकिन रियल का भी बहुत इन्फ्लेशन है, वो 50,000 बहुत कम है जैसे है, लेकिन तो भी कोई भी इम्पोजिशन है।
तो वो इम्पोजिशन है, ठीक है ना। 50,000 ये लग रहा है, मैं आपको कहूँ 50,000 पैसे, 50,000 पैसे समझ में आ गया, वो कंपेयर टू द इंडियन करेंसी दैट इज वेरी लो, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी ज्यादा है, 50,000 पैसे भी कहूँ तो 2 जीरो हटा देने के बाद भी आएगा ना आपके पास कुछ वो अमाउंट। तो इसलिए यहाँ पे काफी चीजें चल रही हैं, मतलब वो हटाने को नहीं तैयार है, जो विरोधी हैं वो यूज कर रहे हैं, उनको तो अच्छा लगेगा ना कि ठीक है, तो वो लोगों पे भी पेनल्टी लगा दें, इसीलिए ये सब चीजें न्यूज में है। क्लियर। वहाँ के जो अभी हैं वो बोल्सेरो जो थे, बोल्सेनारो, ये पिछले वाले थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, इतना ही है। ओके, सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन, ठीक है ना। वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरिया, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट।